अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लॉ नेक्सस। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक साइल के लिए और एक आम जो पब्लिक है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दें कि जब एक वकूआ हो जाता है तो उस वकूए के बाद क्या क्या स्टेप्स हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान ने जिससे गुजरना होता है। वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई जनरल पब्लिक भी हो सकती है, बिजनेस इंडिविजुअल भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, या वकील भी हो सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये इस तरह से है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद है, लॉयर्स के लिए भी मुफीद है, और जनरल पब्लिक को ऐसी गाइडेंस देंगे कि वो भी अपने बलबूते पर अपनी कंप्लेंट को लॉज करवा सकते हैं। तो लेट्स से एक वकूआ हो गया है, कोई भी वकूआ हो सकता है, जिनको हम कहते हैं कि काबिल दस्तंदाजी जुर्म, जिसमें कोई अगवा का हो गया, चोरी होगी, डकैती होगी, कत्ल हो गया, रॉबरी हो गई, कुछ भी ऑफेंस हो गया जो ताज़ीरात पाकिस्तान में बताया गया है। आपकी ये ड्यूटी है कि आप चाहे विक्टिम हैं, एग्रीव्ड पर्सन हैं, या आप नहीं हैं, आपकी ड्यूटी है कि उस इतला को आप SHO यानी कि गवर्नमेंट फंक्शनरी तक पहुंचाएं। SHO मैंने क्यों कहा कि जब भी किसी वकूए की दरखास्त है वो बखिदमत जनाब SHO के नाम से लिखी जाती है। तो पहली चीज कि कोई भी जो ऑफेंस है उसको इतला के बगैर नहीं जाने देना चाहिए। नो ऑफेंस शुड गो अनपनिश्ड। इस डिक्टम के ऊपर अगर हम रहें तो सबसे पहले जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी इतला आपने करनी है एरिया पुलिस स्टेशन में। बेहतर है कि एग्रीव्ड पर्सन करे, अगर एग्रीव्ड पर्सन नहीं कर सकता तो एनीवन कैन बी कंप्लेनेंट इन दी क्रिमिनल केस, जो कि सिविल केसेस में नहीं होता। सिविल केसेस में आपने अपना लोकस स्टैंडाई साबित करना होता है, क्रिमिनल केसेस में लोकस स्टैंडाई हर बंदे के पास होता है। वकूए की बाबत आपने एक दरखास्त लिखी या किसी वकील से लिखवा ली, आप ले गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन का जो एक लेटेस्ट तरीकाकार है मैं आपको बताऊंगा, फ्रंट डेस्क बने हुए हैं। उस फ्रंट डेस्क पे आप एप्लीकेशन और जो कंप्लेनेंट है उसके ID कार्ड की कॉपी आप सबमिट कराते हैं। वो आपसे थोड़ी प्रोब करते हैं कि एज टू व्हाट हैज हैपेंड। आप उन्हें बताते हैं कि दिस हैज हैपेंड टू मी, और वो फौरन एक डायरी नंबर, एक रिसीट बना के आपको देते हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी ऑफेंस की डिटेल होती है, आप किस टाइम आप एप्लीकेशन लॉन्च करा रहे हैं। इसका यह फायदा होता है कि आपका डिले कवर हो जाता है। लेट्स से एक वकूआ हुआ और FIR कराने में 2-3 दिन लग गए हैं लॉन्च होने में, या आपको 22 AB की पिटीशन में जाना पड़ गया है, तो जो डिले है वो डिटरमिन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन द एरिया पुलिस स्टेशन। तो जो पहला आर्गुमेंट करते हैं वकील आके, वो कहते हैं कि भाई वकूआ इस दिन का है, 4 दिन बाद दरखास्त दे रहे हैं, लॉज हो रही है दरखास्त। तो हम बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है, फौरन प्रॉम्प्टली एप्लीकेशन दी गई है पुलिस स्टेशन में, इस डायरी नंबर को देख लें। FIR तो आजकल इंक्वायरी का प्रोसीजर आ गया है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेट होती हैं तो जो डिले है वो वहां से कवर होता है। आपने एप्लीकेशन दे दी, उसको डायरी नंबर अलॉट हो गया, जो उसका कंसर्न IO है, इधर ही विल कॉन्टेक्ट यू, एंड इफ ही डजंट डू दैट तो यू आर एट लिबर्टी टू कॉन्टेक्ट हिम। आप उससे कॉन्टेक्ट करके टाइम सेट करें। वो 3 हुक्मनामे तलबी जारी करेगा एक्यूज्ड के नाम के, और उनको नोटिस जारी करेगा। बजरिया फोन भी इतला की जाती है, और उनकी ड्यूटी है एक्यूज्ड पर्सन की कि वो हाजिर हो। अब वहां पे एक्यूज्ड पर्सन या जिसके खिलाफ दरखास्त है उसे घबराना नहीं चाहिए। किस लिए कि अब मामला चेंज हो गए हैं। सिर्फ अगवा और दहशतगर्दी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनमें फौरन पर्चा हो जाता है, लेकिन बाकी जो ऑफेंसेस हैं जो इंक्वायरी तलब होते हैं उनमें अब डायरेक्ट पर्चा नहीं दिया जाता, जबकि लॉ की ये मंशा नहीं थी। लॉ की मंशा ये थी कि जब भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, एरिया पुलिस स्टेशन को आप एप्लीकेशन दें, एंड ही इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू रजिस्टर द FIR एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन ये पुलिस के कुछ अपने SOPs आ गए हैं, जिनको मैं समझता हूं कि ये बेहतर है SOPs का आना, कि आप पहले इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट एज टू इंक्वायरी बिफोर। अब ये आ गया है कि जब भी कोई एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन आएगी, पहले उस पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट होगी, और उसको इंक्वायरी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं। अगर इंक्वायरी के अंदर प्राइमा फेशाई केस साबित हो जाता है तो पुलिस FIR दे देती है, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन विंग को केस ट्रांसफर हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 विंग्स ऑफ द पुलिस, वन इज द ऑपरेशंस एंड अदर इज द इन्वेस्टिगेशन। Operations come before the registration of the FIR, and investigation comes after
the case has been registered under section 154 of the CRPC. तो आपकी इंक्वायरी हो गई पहले. तो जिसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है उसे जाना चाहिए, एब्सकॉन्ड नहीं करना चाहिए, कानून से फरार नहीं होना चाहिए. आप जाएं, आप जाके अपना मौकफ दें. देयर इज ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि झूठी दरखास्त और आपका पर्चा ही ना हो आपके खिलाफ. कमिंग बैक टू द कंप्लेनेंट, मुलजिम आया, उसने कन्विंस कर लिया आईओ साहब को कि भाई मैंने ये जुर्म नहीं किया. अब उसने कन्विंस बाय हुक और बाय क्रुक कर लिया, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता. तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एफआईआर दर्ज रजिस्टर कराने का? बिल्कुल है. आप लोग, उनका जो इमीडिएट ऑफिसर होता है वो एसपी होता है, एसपी ऑपरेशंस उन्हें कहते हैं. आप एसपी ऑपरेशंस को एक एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मैंने इस तारीख को ये एप्लीकेशन दी थी, दिस इज द डायरी नंबर, एंड द एसएचओ इज रिलक्टेंट टू रजिस्टर माय एफआईआर. चाहे वो इन कॉनाइवेंस विद द एक्यूज्ड पर्सन हो या उसे खुद लगता है कि नहीं हो रही एफआईआर, तो एसपी के पास इंक्वायरी है. एसपी आपको कॉल कर लेगा, वो आपको सुनेगा. अगर एसपी को लगेगा कि केस रजिस्टरेबल है तो वो डायरेक्शन दे देगा, अगर नहीं है तो वो भी फिर फाइल को दाखिल दफ्तर कर देगा. नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? उस एसपी की दरखास्त की कॉपी और एसएचओ की दरखास्त की कॉपी बमा डायरी नंबर्स लेके आप चले जाते हैं किसी वकील के पास. आप उन्हें कहते हैं कि सेशन कोर्ट में मेरी पिटीशन फाइल करके आप मुझे डायरेक्शन दे दें. तो सेशन कोर्ट के अंदर एक जज होते हैं जिनको हम कहते हैं जस्टिस ऑफ पीस. ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है. उनके पास चंद पावर्स हैं जो डिफाइन की गई हैं सेक्शन 22A और 22B के अंदर. आप उस सेक्शन के तहत पिटीशन फाइल करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. उसमें हमारी कंटेंशन होती है कि मैंने एक एप्लीकेशन दी है, पुलिस बाउंड थी कि वो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज रजिस्टर करती, पुलिस ने नहीं की, ये उनकी मैलाफाइड है. तो लिहाजा आप डायरेक्शन दें मुतलका एसएचओ को कि वो एफआईआर दर्ज करे. जज साहब कमेंट्स मांगते हैं कि भाई क्यों नहीं आपने की. कमेंट्स में पुलिस अपनी वजह बताती है कि ये मामला थे. अब लॉ ये कहता है कि जज पाबंद नहीं है कमेंट्स का. जज ने अपनी प्रूडेंट माइंड, जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करना है और उन्होंने ये देखना है कि केस रजिस्टरेबल है तो डायरेक्शन दें एफआईआर की, अगर रजिस्टरेबल नहीं है तो उनकी पिटीशन को खारिज कर दें. रूटीन ये बन चुकी है कि ज्यादातर जज साहबान पुलिस इंक्वायरी में जो उसका नतीजा होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं और उसी की रोशनी में फैसला करते हैं, लेकिन तमाम जजेस ऐसा नहीं करते. हम सिनेरियो दोनों देखेंगे. नंबर 1 सिनेरियो के डायरेक्शन हो गई एफआईआर की, आप वो डायरेक्शन लेके चले जाएंगे एसएचओ साहब के पास, वो पर्चा दे देंगे. अगर वो पर्चा नहीं देते तो आप वापस जेओपी, जस्टिस ऑफ पीस के पास आके कंप्लायंस पिटीशन फाइल करेंगे और उस कंप्लायंस में फिर जज साहब मेक श्योर करेंगे कि पर्चा दर्ज हो. कमिंग टू द अदर सिनेरियो, पिटीशन आपकी खारिज हो गई, जज साहब ने कहा कि भाई मैं एग्री करता हूं एसपी के कमेंट से, आपका पर्चा नहीं बनता. तो क्या आपके पास खत्म हो गए ऑप्शंस? नहीं खत्म हुए. यू विल मूव अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर असेलिंग दैट. आप उसको असेल करेंगे, आप कहेंगे कि ये जस्टिस जेओपी का जो ऑर्डर है ये भी इलीगल है. रिट में चले गए. रिट में जज साहब ने देखा कि हाँ जी जेओपी साहब का ऑर्डर गलत है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, सफिशिएंट प्रूफ है, प्राइमा फेसाई केस साबित है, वो रिट आपकी अलाउ कर देते हैं और नीचे डायरेक्शन दे देते हैं पर्चे की. इस तरह पर्चा हो जाता है. अगर नीचे पर्चे की डायरेक्शन हुई है तो एक्यूज्ड पर्सन के पास जो ऑप्शन है कि वो भी हाई कोर्ट जा सकता है और वो रिट पिटीशन में कहता है कि नीचे जेओपी साहब ने डायरेक्शन गलत दी है तो इस इम्प्यूग्ड ऑर्डर को सेट असाइड फरमाया जाए, अदरवाइज आई विल सफर इररिपेयरेबल लॉस एंड डैमेज. तो वो जज साहब देखते हैं, नोटिस जाते हैं, पार्टीज की बहस सुनते हैं और अगर उन्हें लगे कि डायरेक्शन गलत हुई है तो रिट को अलाउ करके सेट असाइड कर देते हैं जेओपी का फैसला. तो ये मैं दोनों चीजों से कंट्रास्ट बता रहा हूं. अब लेट्स से जिस बंदे के साथ वकूआ हुआ है उसने एसएचओ के पास गया, नहीं काम हुआ, एसपी के पास गया, नहीं काम हुआ, सेशन कोर्ट गया, नहीं काम हुआ, हाई कोर्ट गया, वहां भी नहीं काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां भी काम नहीं हुआ. तो आपके पास फिर ऑप्शन एक ही रह जाता है, टू फाइल द प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी, जिसको हम इस्तिगासा कहते हैं. आप इस्तिगासा फाइल करेंगे और उसमें फिर आप अपनी कर्सरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएंगे अपनी और गवाहान की, और अगर जज साहब को लगा कि आपका प्रोसीडेबल केस है तो वो समन फरमा देंगे एक्यूज्ड पर्सन्स को, और एक्यूज्ड पर्सन्स फिर अदालत में आएंगे और आके अपने मुतल्लिका जात भी जमा कराएंगे और प्रॉपर जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो जाएंगी. सो दिस इज द प्रोसीजर कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक बंदा जब एग्रीव्ड होता है एक ऑफेंस का तो उसने अपना केस किस तरह रजिस्टर कराना है. थैंक यू.